वेलकम टू ध्रुवा ईएस। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन लेके आऊँगा, तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन लेके आ चुका हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। और इसे पढ़ने की रणनीति क्या होगी, यूपीएससी में है, किस प्रकार बेनिफिशियल होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो यूपीएससी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, आरएएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये यूपीएससी के लिए बेनिफिशियल है। किस एग्ज़ाम के लिए? यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, और स्टेट पीसीएस वालों के लिए तो अमृत है भाई साहब। चलो तो बिना कुछ देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास कैसे चलेगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारा वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरी क्लास होती है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये बता देना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार का हमारा नोट्स होगा, आप देख सकते हैं ये नोट्स है, और मैं इसे यहाँ पे कराऊंगा, समझाऊंगा डिटेल में। और ये जो नोट्स है कम्प्रिहेंसिव नोट्स है, यानी कि इस नोट्स को बनाने का एक ही मकसद है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इन दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रख के इस नोट्स को बनाया गया है। तो ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, ओके, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का नोट्स है। तो इससे करने के बाद हम तुरंत आपको क्या देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी से कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 के करीब में क्वेश्चन होंगे। तो 60 के करीब में क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो ज़रूरी क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं कराऊंगा, जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, या आप लोग उसी टाइम एट ए टाइम कमेंट कर देना, ओके। तो आइए बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्लास में सबसे बड़ी बात है कि पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, क्या है सिलेबस। तो सिलेबस जो हमारा है वो आइए जानते हैं। तो सिलेबस जानने से पहले इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यूपीएससी में, इस पर हम देख लेते हैं। 1 मिनट। तो इसे हम देख लेते हैं। तो यूपीएससी में आखिर ज्योग्राफी का रोल क्या है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं यूपीएससी परीक्षा में भूगोल का योगदान, तो सबसे पहले तो ये जीएस पेपर में आपका रहेगा, ओके। जीएस पेपर में भौतिक भूगोल, भारत और विश्व के भूगोल से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे इस बात को समझ गए आप। उसके बाद जीएस पेपर 2 में पर्यावरण के नीति मुद्दे, इन सभी से रिलेटेड, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल मुद्दे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जीएस पेपर 3 में प्राकृतिक संसाधन, जल प्रबंधन, कृषि, उद्योग और परिवहन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इथिक्स जो पेपर होता है उसमें सतत विकास, मानवता और प्रकृति का संतुलन, इन सभी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपके यूपीएससी मेंस में। और प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है तो आगे मैं बताता हूँ। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि ज्योग्राफी क्या है। तो आपको पता ही है कि भूगोल पृथ्वी की सतह, क्या, यानी कि पृथ्वी की सतह, मान लो ये आपका पृथ्वी है, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस पे रहते हैं, जिस भूभाग पे रहते हैं, वो पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक स्वरूप, जलवायु, संसाधन, उसके प्राकृतिक स्वरूप यानी कि उसका स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में, जलवायु, वहाँ किस प्रकार का जलवायु है, मौसम कैसा है, संसाधन, क्या क्या रिसोर्सेज है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अब उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, मानव जीवन की अन्य गतिविधियों का परस्पर संबंध अध्ययन के बारे में है, ओके। अब यहाँ पे ये तो आपका ज्योग्राफी का बारे में मैं बता दिया। अब यहाँ पे मुख्य तत्व क्या है, तो यही सब है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें आप लोग को बुक कौन कौन सा फॉलो करना है, तो ये तो ऑप्शनल जिनका है उनके लिए। जनरली आपको 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी आती है उसे, और एक एटलस हो, तो ये दोनों आप लोग अवेलेबल करा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ज्योग्राफी को अलग अलग सेक्शन में कराने वाला हूँ। तो ये जो हम लोग का सेशन रहेगा वो फिजिकल ज्योग्राफी का रहेगा, क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद जो दूसरा सेशन रहेगा भारत का ज्योग्राफी, तीसरा में विश्व ज्योग्राफी, और चौथा में मानव और आर्थिक भूगोल, यानी कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाइए,
अब जो भौतिक भूगोल है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में है, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना और स्थल स्वरूप की उत्पत्ति, यानी कि स्थल जो है उसका अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, वायुव्य प्रक्रिया, जल अपरदन, हिमनद क्रिया, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा में है वायुमंडल। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें स्टार से हाईलाइटेड कर दिया गया है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सीधे जो दिखाया गया है आप लोगों को हाईलाइट करके, स्टार मार्क और हाईलाइट, स्टार मार्क हाईलाइट, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी ये टॉपिक आएगा तो इससे मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो इन सभी टॉपिक पे आपको विशेषकर ध्यान देना है, ओके। और जो अन्य टॉपिक है आप सोचिएगा कि प्रीलिम्स में नहीं, तो अन्य जो टॉपिक है उन जो मैं टॉपिक को घेरा हूँ वहाँ से तो सीधे सीधे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो अन्य टॉपिक बच गए वो मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ब्रह्मांड और सौरमंडल से पूछे जाते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना से। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्थलमंडल की संरचना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थलाकृतियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवहन और संचार से, आर्थिक क्रियाएँ से, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी के मुख्य जीएस पेपर में आते हैं, ओके। इतना बात आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, मुख्य टॉपिक्स जो श्रेणी है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल में आपको बता ही दिया गया है, मानव भूगोल में, भारत का भूगोल में। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी ऐड है, और वैश्विक भू राजनीतिक आर्थिक मुद्दे भी हैं, मतलब करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इसे निर्मित किया गया है। तो इसमें कौन कौन से सोर्स हैं, PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ है, योजना और कुरुक्षेत्र है, EWP है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, नीति आयोग रिपोर्ट्स है। इसी तरह करते करते इतने सारे स्रोत है जहाँ से आप लोग न्यूज़पेपर ऑथेंटिक रूप से देख सकते हो। हालांकि मैं न्यूज़पेपर के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगा विजन IAS। कौन सा? विजन IAS का जो मैगज़ीन आता है उसे आप लोग फॉलो करें। और अभी उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र झाकड़ सर, वहाँ पे PIB का सेशन चल रहा है, वहाँ से भी आप लोग करंट अफेयर कर सकते हैं, या जिसको जहाँ से अच्छा लगे वो वहाँ से अपना करंट अफेयर कर सकता है, ओके। तो करंट अफेयर के लिए ये था आपका, ये मेंस के लिए था। इन टॉपिक्स को आप लोग लिख लीजिएगा। इन टॉपिक को लिख लेने की सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगी ना कि आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैं टॉपिक घेरा हूँ उस वहाँ से मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्वास ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर में किसी दिन क्वेश्चन पेपर ले आके आप सभी को दिखा दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में 8-10 ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहाँ पे स्टार लगाए हैं यहाँ पे देखिए आप लोग, मानव भूगोल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्टार। जनसंख्या वितरण से क्वेश्चन, शहरी बस्तियों से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे हैं। यहाँ पे सीमाएं और सीमा विवाद, भू राजनीतिक सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका आर्थिक भूगोल है जिसमें कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, पर्यटन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। ग्रामीण बस्ती या शहरी बस्तियों से क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या आंकड़े, यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या आंकड़े, वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको, ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, मेंस के लिए भी मैं आपको बता दिया यहाँ पे। अब करंट अफेयर के लिए भी बता दिया। हालांकि करंट अफेयर को मैं खुद आप लोग को 30 टॉपिक पर मंथ
अवेलेबल करा देता हूँ ज्योग्राफी का 30 से 40 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इन सभी को देख करके। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक से लिया, नहीं, सारे टॉपिक पीआई भी रहते हैं, द हिंदू भी रहता है, इंडियन एक्सप्रेस भी रहता है, डाउन टू अर्थ भी रहता है, जो सभी न्यूज़पेपर आते हैं, यूएन रिपोर्ट्स भी रहता है, आईपीसीसीएस रिपोर्ट भी रहता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन का भी रिपोर्ट रहता है, WEF का भी रिपोर्ट रहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का, और ये सारे उसके लिंक्स दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ये आप लोग देख लो सही से। और जिनको भी नोट डाउन करना है वो स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्योंकि इसका PDF मैं अवेलेबल नहीं करा सकता, ओके। क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स आप खुद से बनाओ तभी जाकर कुछ होगा। मैं PDF देने के लिए चलो यार दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दूंगा, लेकिन फिर आप लोग क्या करोगे, तो इसीलिए नोट्स बनाना हाथ से अनिवार्य है। नोट्स बनाओगे थोड़ा तकलीफ होगा, लिखने का आदत नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके हैबिट्स में आ जाएंगे। वरना क्या होगा ना, क्लास के दौरान पढ़ाते सोते हुए मिलोगे आप सभी को ही। तो ऐसा नहीं करना है, क्लास को सीरियस ढंग से लेना है। ये देख सकते हो आप, इतने सारे टॉपिक है, एक दो टॉपिक नहीं है, इतने सारे टॉपिक है। और नोट्स मेकिंग करना है अच्छे तरीके से। जो चीज़ याद होता है उसे छोड़ देना, जो चीज़ ना याद हो उसे लिख लेना, जो कंसेप्ट हो उसे नोट डाउन कर लेना है। आइए तो यहाँ पे देखते हैं ज्योग्राफी क्या है, ओके। तो यहाँ पे भूगोल, तो यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ परिभाषा के तौर पे, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विशेषताओं और उसके परस्पर संबंध हो। क्या यहाँ पे एक नंबर प्राकृतिक, सबसे पहला क्या बोला है, प्राकृतिक, पृथ्वी की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषता। तो एक पृथ्वी हो गया संसाधन के रूप में और मानव की आवश्यकता है। पृथ्वी जो है सीमित संसाधन है। मान लो पृथ्वी पर जो तत्व पाए गए, कोयला है तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो सीमित हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं है। मान लो एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, या अन्य बहुत सारे विकल्प आएंगे। और जो मानव की आवश्यकताएं हैं, यानी कि मानव निर्मित, मानव की आवश्यकताएं असीमित है। अभी देख रहे हो हाल फिलहाल में मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, खाने बनाने में बहुत सारे यंत्र तंत्र का यूज़ होने लगा है, यानी मशीन्स का यूज़ होने लगा है, ओके। तो इन सब का परस्पर संबंध, यानी कि एक दूसरे में क्या रिलेशन है, ठीक, क्या परस्पर संबंध मतलब एक दूसरे में क्या रिलेशन है, और मानव जीवन पर इसके प्रभाव के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गया, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग इसके डेफिनेशन दिए गए हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण इंसान कैसे इससे संबंधित है। तो यहाँ पे इंसान को भोजन चाहिए ही, क्या, इंसान को भोजन चाहिए ही, पानी चाहिए ही, घर चाहिए, यात्रा चाहिए, रोजगार चाहिए ही, आपदा है तो वहाँ कैसे बचे। तो इन सभी का जो निर्णय करता है वो क्या करता है, भूगोल करता है। यहाँ पे मैं इसलिए लगा दिया हूँ ना इन सभी चित्रों को, ताकि आपको विजुअलाइज हो सके, ओके। और यहाँ पे मैं केस स्टडी भी लाया हूँ। अब भूगोल में क्या क्या है, तो एक में आपका प्राकृतिक भूगोल, स्थल मंडल, इसमें, या इसे आप भौतिक भूगोल भी बोल सकते हो, क्या, प्राकृतिक या भौतिक भूगोल। तो इसमें आपका स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आगे मैं बताऊँगा, क्या स्थल मंडल ना होने से, ये तीन जो है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इन तीनों में से कोई भी अगर एक घटक ना हो तो क्या जैव मंडल संभव है? इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप कमेंट में दो, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के अभी इसका आंसर कमेंट में दो, आगे मैं बताऊंगा, ओके। अब चौथा, मानव प्रकृति अंतःक्रिया, इसमें मानव प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के बारे में बताएंगे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, खनन हो गया, इन सभी के बारे में। अब मानव भूगोल में जनसंख्या, बस्ती भूगोल, कृषि, उद्योग, परिवहन, शहरीकरण, इन सभी के बारे में है। और उसके बाद अनुप्रयुक्त भूगोल में संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, आपदा के लिए तो एक अलग से आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का, पर्यावरण का भी अलग से आएगा, रिसोर्सेज इसमें पढ़ना है। और
ये भी अगर ना पढ़ा जाए तो ये इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक केस स्टडी देता हूँ। केस स्टडी इसलिए तो ताकि आपके दिमाग पर जोड़ पड़ सके और आंसर राइटिंग जो मेंस का है, किसका यार कलम का है नहीं चल रहा है, जो मेंस है उसमें भी आप लोग आंसर राइटिंग कर पाओ। तो केस स्टडी है कि कोलकाता महानगर में बाढ़, मान लो कोलकाता है जहाँ पे बाढ़ की समस्या आ गई। अब कोलकाता छोड़ो, अभी हाल फिलहाल में कहाँ बाढ़ आई है, फ्लड कहाँ आई है, असम में आई है। कहाँ पे, असम में। असम में जो बाढ़ आई है उसमें 60 से अधिक लोगों की अभी तक न्यूज़ में पता चल रहा है कि 60 से अधिक लोग लापता हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो असम में स्थित असम में हर वर्ष भारी मानसून और जल जमाव से बाढ़ की समस्या से जूझता है। जल निकासी प्रणाली पुरानी और शहरीकरण तेज है और समुद्री स्तर में वृद्धि का खतरा भी है। मान लो ये आपका केस स्टडी में आ गया। ऐसा क्यों है, असम में जो बाढ़ आया है वो क्यों है, तो उसका बहुत सारे भूगोल के दृष्टिकोण में 3 कारक हो सकते हैं। एक तो भौतिक कारक, एक मानव कारक और उसका परिणाम। तो भौतिक कारक में क्या हो सकता है, वहाँ मानसून में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अचानक से ताप में वृद्धि होना, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो इस कारण से अधिक वर्षा, ज्वारीय प्रभाव भी हो सकता है, निम्न। ये कोलकाता के लिए हो गया। अब मानव कारण, अतिक्रमण, जल निकासी अवरोध, ठोस अपशिष्ट और अति निर्माण के कारण भी होता है। अब परिणाम में इसमें क्या होगा, जल जमाव हो जाएगा, जनधन की हानि, रोग फैलाव और आर्थिक नुकसान। तो ये भौगोलिक विश्लेषण हो गया आपका। अब समाधान, तो वहाँ पे जल प्रबंधन करना, यानी कि जल से कैसे निकासी करना है, जल का कितना यूज़ करना है। यूज़ मतलब मान लो नदी का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है ना, ढाल तरह के बनाए दिए जाते हैं जिसमें कचड़े जमने लगते हैं। ढाल या विद्युत योजना परियोजना वहाँ पे लागू किया जाता है तो वहाँ पे धीरे धीरे कचड़े इकट्ठे होने लगते हैं जिससे बांध टूट जाती है। तो ये भी एक समस्या है। तो जल प्रबंधन करना, वर्षा जल संचय और जल निकासी में सुधार करना, आर्द्र भूमि संरक्षण, जो भी भूमि है आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना, सतत शहरी नियोजन और GIS आधारित निगरानी, यानी कि GPS सिस्टम से वहाँ की अवलोकन करना और वहाँ का अवलोकन करना और निरीक्षण करके जो भी अपडेट हो वो लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, अलार्म सिस्टम, अल्टीमेट अलार्म सिस्टम करके आता है नोटिफिकेशन पे, जो भारत सरकार अभी भी भेज रही है बहुत सारे जगहों पे, तो वो प्रावधान करना। अब हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आज का जो स्थिति है वो ये है, इतना हरा भरा हम लोग देख रहे हैं, 2040 तक हो सकता है ऐसा स्थिति हो। तो इससे निपटने के लिए आप क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो। हो सकता है मेंस में पूछ भी ले इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक, चलो अब यहाँ पे भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। तो भौतिक भूगोल वह है जो प्राकृतिक घटकों और उनके बीच, भूगोल क्या था, मानव और प्राकृतिक दोनों के बीच परस्पर संबंध और मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक घटकों और उनके आपसी संबंध यानी कि रिलेशन, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अब यहाँ पे आप इस चित्र को देखो, इस चित्र को आप देख रहे हो। चलो ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायुमंडल, तो वायुमंडल में बादल हुआ, बारिश हुआ तो जलमंडल का निर्माण हुआ। अब इस जलमंडल से जीव का निर्माण हुआ। अब इस जीव से क्या हुआ, स्थल मंडल पर पेड़ पौधे ये सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाने लगे और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होने लगा। और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ गया, वायुमंडल में गया। तो ये चक्र चलते रहता है। अब सपोज करो इसमें से स्थल मंडल ना हो तो ये जैवमंडल हो पाएगा, नहीं। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जैवमंडल है।
अब यहाँ पे महत्व के बारे में बता दिया गया है। इसके प्राकृतिक संसाधनों की समझ, पर्यावरण संरक्षण में सहायता, आपदा प्रबंधन में उपयोगी, सतत विकास की योजना बनाने में सहायक, मानव और प्रकृति संबंध को समझने में मदद। तो ये भौतिक भूगोल को पढ़ने के बाद इन सभी की समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। और प्राकृतिक प्रक्रिया की फिजिकल प्रोसेस, आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं और चक्र, जैसे जल चक्र, सेल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, तो इन सभी के बारे में भी इसमें आ जाएंगे। अब जो भौतिक भूगोल है उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर और जैवमंडल, बायोस्फेयर। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल है और घटक दिए गए हैं, मुख्य तथ्य दिए गए हैं। ठीक, ये बात इससे मैं फिर भी आगे डिटेल से, लेकिन आपको जिनको पढ़ना होगा ये यहाँ तक पढ़ लेंगे। ओके, अब मुख्य तथ्य आप देख लीजिएगा, ये सब मेरा काम है अभी बताना। अब यहाँ पे आप आ जाओ, भौतिक भूगोल, तो ये आपको बता दिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लिथो, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर या शिला। हाइड्रो मतलब जल, जहाँ भी हाइड्रो दिख जाए वर्ड में, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रो मतलब जल और स्फेयर मतलब गोला, यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल। महासागर में है, नदियों में है, झील में है, भूमिगत जल है, हिमनद है, जलवाष्प है। उसी तरह वायुमंडल, एटमोस्फेयर, एटमो मतलब वायु या वाष्प, बायो मतलब जीवन, स्फेयर मतलब गोला या परत। तो ये ग्रीक वर्ड है। जनरली मैं इसी को बताने के लिए ये स्लाइड बनाया हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे परिमंडल, स्फेयर, तो यहाँ स्थलमंडल के अध्ययन को क्या करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान या भू विज्ञान, जियोलॉजी। उसके बाद वायुमंडल के अध्ययन को स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मौसम विज्ञान, एटमॉस्फेरिक साइंस या एटमॉस्फेरोलॉजी। जलमंडल एक मिनट, जलमंडल का अध्ययन, स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रोलॉजी। और चौथा जो है जैवमंडल का अध्ययन, तो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, इकोलॉजी। तो ये आपका एक अलग चैप्टर है। अब पता चला कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब बायोस्फीयर, जैवमंडल का निर्माण और परस्पर क्रिया। अब एक बात बताओ, अगर वायुमंडल ना हो या किसी केस में स्थलमंडल ना हो या किसी केस में जलमंडल ना हो, अगर बाय द वे कोई एक एक भी ना हो तो क्या होगा? ये अगर ये तीनों मिलेंगे, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तब जा कर के जैवमंडल का निर्माण होगा। किसका? बायोस्फीयर का निर्माण होगा। क्योंकि जल जीवन को सहारा देता है, स्थल पोषक तत्वों को परिवहन करता है और वायुमंडल ऊर्जा के प्रवाह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। तो यही है समझाने का मतलब। ओके, अब चौथा नंबर हम देख ले, उत्पादन एवं वैज्ञानिक प्रमाण। अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? तो ये हो गया आपका केस स्टडी। क्या केस स्टडी आप बोल लो या इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल लो। क्या चीज़? केस स्टडी या रियल लाइफ एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक बार इसे पढ़ सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंग्रोव पारिस्थितिकी जैसे सुंदरवन में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरवन में। इस तरह का रहता है जो पानी के बहाव को धीमी कर देता है, यानी कि जो ज्वारीय तूफान आता है उसे धीमी कर देता है। ये तट पारिस्थितिकी तंत्र मैंग्रोव वृक्षों की ज्वारीय जल द्वारा निर्मित है। ओके, ये जल अवसाद और वर्षा की अधिक मात्रा में प्रवेश होता है। यहाँ उच्च जैव विविधता होती है। अब जो जड़ है उसमें बहुत सारे मछली भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक जल भी है, एक पेड़ भी है और ऊपर ऑक्सीजन भी है। ओके, यह तटों को रक्षण में बचाते हैं और समुद्र
समुद्री जीवन के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये मैग्रॉ का केस हो गया। दूसरा वैज्ञानिक परिमाण, अब इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की भी घटना होगी। जो हरे नीले शैवाल जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी, तो क्या बनेगा, क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 और CO2 गैस निर्मित होता है, सॉरी ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है। CO2 की इसमें ऑक्सीजन मतलब CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अवशोषित होता है, तो जो भोजन की प्राप्ति में आवश्यक होता है। अब कार्बन नाइट्रोजन चक्र, प्रकृति में कार्बन नाइट्रोजन और जल जैसे तत्व भिन्न जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा घूमते रहते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है। अब यहाँ पे दिखाया गया है ये कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र क्या है, अब जैसे मिट्टी है, पौधे हैं, तो पौधे से वायुमंडल में गया, क्या हुआ, जीव है, तो जीव है तो ये जो भी कुछ खाएगा पिएगा तो इसके अंदर ऊर्जा का उत्पन्न होगा, और ऊर्जा जब उत्पन्न होगा तो इसके अंदर CO2 आएगा। CO2 सोख के कौन ले लेगा, पेड़ पौधे ले लेंगे, पेड़ पौधे इसे वायुमंडल में पहुंचा देंगे। तो यही कार्बन चक्र चलते रहता है। आगे चल के इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। वही होता है सेम नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल से नाइट्रोजन आया, बिजली गिरा, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, और फिर मिट्टी से पौधे में, फिर पौधे से वायुमंडल में, फिर यही चक्र चलते रहता है। वाष्पीकरण भी आप देख सकते हो, जल चक्र। तो यहीं पे अलग अलग बताया गया है, ठीक। चौथा कार्बन नाइट्रोजन चक्र ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे केस स्टडी जो मैं आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझो, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी एक बार में ही। तो सबसे पहले केस स्टडी 1 देखते हैं। अगर हवा गायब हो जाए तो क्या होगा, तो वायुमंडल पूरी तरह नष्ट या गायब हो जाता है, जैसे चंद्रमा पर स्थिति है, अत्यधिक निर्वात होगा। ये भौतिक और जैविक प्रभाव। अब इसका भौतिक और जैविक प्रभाव क्या होगा, श्वसन यानी कि ऑक्सीजन के बिना बहुकोशिकीय जीव कुछ मिनटों में मर जाएंगे, और CO2 के बिना पौधे नष्ट हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह जीव का संपूर्ण विनाश। तापमान 100 डिग्री से ऊपर चल जाएगा दिन में, और रात में 150 डिग्री नीचे गिर जाएगा, ठीक। अब जल, वाष्पीकरण व जो वायुमंडलीय दबाव है 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM न होने के बाद जल क्वथनांक गिर जाएगा, सारा जल उबलकर भाप बन के अंतरिक्ष में विलिप्त हो जाएगा, ये घटना होगी। और ऊर्जा और सुरक्षा चक्र, UV किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगे, तो ये अब का कारण होगा अगर हवा ना रहे तो। इसलिए वायु जीवन की सांस है, इसके बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। इतना बात क्लियर। अब केस स्टडी 2 में देख लेते हैं, 2 में। अगर जल गायब हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर सभी महासागर, नदियाँ, वायुमंडलीय नमी पूरी तरह सूख जाएगी, जैसे मंगल ग्रह पे भी स्थिति है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो कोशिकीय विनाश, सभी जीवों में 60 से 90% जो जल होता है उसका मूल रूप से विनाश हो जाएगा, और जल के अभाव में निर्जलीकरण से संपूर्ण जीव जगत नष्ट हो जाएगा। अब मृदा और वनस्पति का अंत, जितने भी मृदा पेड़ पौधे हैं उन सभी खत्म हो जाएंगे। वैश्विक तापमान विनिमय पर ठप होना, महासागरीय पृथ्वी तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो महासागर जो हैं वो पृथ्वी के तापमान को ऑब्वियसली नियंत्रित करते हैं, लेकिन जल के बिना तापीय संतुलन बिगड़ जाएगा और भयंकर तापीय चरण सीमा बनेगी। वायुमंडलीय पुनर्गठन, जल चक्र जो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल है वो बंद होने से बादल, वर्षा और नमी समाप्त हो जाएगी। अतः जल के बिना वायु स्थल मौजूद रहने पर भी पृथ्वी पर धूल भरा रेगिस्तान होगा, जहाँ कोई भी बायोस्फीयर नहीं है। क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। तीसरा स्टडी, यदि स्थल ही गायब हो जाए तो पूरी तरह पृथ्वी अत्यधिक गहरे महासागर से ढक जाएगी, वाटर ही वाटर होगा, यानी कि जलमग्न की स्थिति। यहाँ पे आप जैविक प्रभाव देख सकते हैं, सभी स्थलीय जीव, मनुष्य, स्तनधारी पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति सब गायब, विलुप्त हो जाएंगे, पानी के भीतर खत्म। खनिजों और पोषक तत्वों की कमी,
मिट्टी, चट्टानों, नदियों द्वारा महासागर में ले जाने की आवश्यक खनिज तत्व सब खत्म हो जाएगा। बायोस्फीयर का सिकुड़ना, यदि महासागरीय बायोस्फीयर जैसे जीवपलवक, जल कुंभी और जलीय जीव जीवित रह सकता है, लेकिन पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण का अभाव हो जाएगा जो पृथ्वी से के सतह से उनको प्राप्त होता था। कार्बन सिंक का संतुलन बिगड़ना, स्थलीय वनस्पति और मिट्टी जो बड़े पैमाने पर कार्बन सोखती है वो समाप्त हो जाएगी। निष्कर्ष, स्थल गायब होने पर बायोस्फीयर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन केवल अत्यधिक सीमित जलीय सूक्ष्म जीव तक सीमित रहेगा। यानी कि इस केस में जीव के सर्वाइवल करने का चांस है, ये दोनों केस में तो नहीं है। तो यहाँ से यूपीएससी कथन स्टेटमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ लेगी। तो किस केस में है, तो जहाँ पे स्थल ना हो वहाँ पे जीवन थोड़ा बहुत संभव है, वहाँ पे जीव हो सकते हैं, लेकिन बिना जल के, बिना वायु के ये चीज़ बिल्कुल असंभव है। ओके, तो ये जब तीनों मिलेंगे तब क्या बनेंगे, ये जब तीनों मिलेंगे तब जाके बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल होगा। तीनों में से कोई एक भी गायब हो जाए तो जैवमंडल नहीं होगा। और यह जो है केवल कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी पर, इकलौता सक्रिय ग्रह है जहाँ पृथ्वी पर पाया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, भौतिक भूगोल के आधार पर वैज्ञानिक तत्व भी हैं और बायोस्फीयर निर्माण की प्रक्रिया का कालक्रम भी है। तो ये सारे चीज़ हैं जिसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले महासागरीय नितल ऊंचावच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरीय मग्र तट की चौड़ाई उन तटों पर अधिक होती है जहां वलित पर्वत तट के समांतर स्थित होते हैं। अब ये पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आप दे दिए, अब तो पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिए, यूपीएससी सेम वैसा ही है। तो ये चीज़ सही है या गलत है, अभी मैं आपको अगर इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस लगाना है, क्या महासागरीय मग्र तट की चौड़ाई उन तटों पर अधिक होती है जहां वलित पर्वत समानांतर स्थित होते हैं। अब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको महाद्वीप के बारे में पता है ना, नहीं पता है, OMG, रुक जाओ अभी, यहाँ पे आ जाओ। ओके, इतना बात क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ महाद्वीप, इसे बताना मैं छोड़ ही दिया था, इसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। महाद्वीप, अब महाद्वीप में आप लोग देख सकते हो ये क्या होता है महाद्वीप। तो पहले द्वीप समझ लो। द्वीप और महाद्वीप में अंतर। ओके, हाँ, द्वीप और महाद्वीप में अंतर। तो द्वीप क्या है और महाद्वीप क्या है, तो देखो चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ हो, ये देख रहे हो आप, और ये देख रहे हो दक्षिण अफ्रीका का ये, तो ये छोटा सा जो भूभाग होता है वो द्वीप हो जाता है, जो बड़ा सा भूभाग हो गया वो महाद्वीप होता है। आकार में बहुत बड़े होते हैं तुलना। सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड से 4 गुना बड़ा है, जो ग्रीनलैंड से 4 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड क्या है, एक द्वीप है। इस पे पूरा मैं बनाया हूँ। अब भूगर्भीय संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेट विवर्तन की, महाद्वीप, महाद्वीपीय शिल्प और समुद्र, ये तीनों है प्लेट विवर्तनिकी के कारण। अब महाद्वीप आमतौर पर अपनी स्वयं प्लेट विवर्तनिकी में स्थित होते हैं। इसका जो होता है ना महाद्वीप का स्वयं प्लेट होता है, जैसे आप यूरेशियाई प्लेट देखे होइएगा और इंडियन प्लेट देखे होइएगा, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, किसका, हिमालय का निर्माण हुआ। तो उसी तरह जो होते हैं ना महाद्वीप, उनके स्वयं के प्लेट होते हैं। कई द्वीप किसी महाद्वीप या महाद्वीपीय सेल
का हिस्सा होते हैं। यानी कि जो द्वीप होते हैं ना, ये हो सकता है कि वो किसी भी महाद्वीप का क्या हो, हिस्सा हो। जैसे उत्तरी अमेरिका जो द्वीप है उसका हिस्सा है ग्रीनलैंड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो जनरली आप द्वीप और महाद्वीप के बारे में जान गए, ठीक, ओके, क्लियर हो गया। अब समुद्री द्वीप क्या है? ये द्वीप कभी किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं रहा। ये आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनते हैं। अब ज्वालामुखी समुद्र में ब्लास्ट हुआ, ऊपर आ गए, ठंडे होकर के लावा उसका क्या बन गया, द्वीप का निर्माण हो गया। अब कुछ दिन बाद वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहने लगे। तो ये चीज़ आपका है। अब यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप विशाल, सतत और अस्थायी भूभाग होता है। इसमें चेंज ज़्यादा नहीं होगा। क्या इसमें जो है आपका चेंजेस नहीं होगा। यह समुद्र तल से ऊंचा और विशिष्ट भूगर्भीय संरचना वाला होता है। अब यहाँ पे 7 महाद्वीप है जिसे क्रम में सजाया गया है। पहले एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, उसके बाद 2 में अफ्रीका है, 3 में फिर उत्तरी अमेरिका, 4 में दक्षिणी, 5 में अंटार्कटिका, 6 में यूरोप, 7वां में ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में बताया गया है। इस क्रम और सीक्वेंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब द्वीप यहाँ पे है, बता ही दिए हैं आपको। अभी यूरोप में ब्रिटेन द्वीप है, आयरलैंड है, सिसिली है, एशिया में सुमात्रा है, बोर्नियो है, जावा है, अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप है, अमेरिका में वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। और महाद्वीप क्या है? महाद्वीप बहुत दूर दूर महासागरों में स्थित होता है, प्रायः ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। जैसे हवाई द्वीप, ज्वालामुखी से कौन सा द्वीप उत्पन्न हुआ है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। स्टेट पीसीएस के हवाई द्वीप और गुलापागोस द्वीप, ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे द्वीप समूह क्या होते हैं? द्वीप समूह क्या होते हैं? तो ये द्वीपों की बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उसके श्रृंखलाएं होते हैं। तो उन सभी के एक साथ पाए जाते हैं, उसे द्वीप समूह बोलते हैं। अब जैसे एक प्रमुख है मेगा द्वीप समूह, उत्तरी कनाडा के द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक। अब भारत में आप देख सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सारे चीज़ हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भाषा दिए गए हैं, वितरण दिया गया है, मुख्य उदाहरण दिया गया है। ओके, अब चाप की आकृति का फेटॉल्स जो द्वीप समूह है उसके बारे में। तो ये धनुष की तरह होता है। कैसे होगा? ऐसे ही धनुष की तरह होगा, चाप की तरह, ठीक। आर्क, क्या इसे आर्क भी बोला जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जापानी द्वीप समूह, फिलीपींस के द्वीप चाप, ये सारे हो गए। ओके, अब ये 7 महाद्वीप के क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सब देख लें। तो ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब जनसंख्या में हम काउंट कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसका है? एशिया का है 1 नंबर में, दूसरिका में अफ्रीका का है, तीसरा में किसका है? तीसरा में कौन सा डिजिट आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? 7 3 3। तीसरा में यूरोप का है, ये हो गया आपका 3 नंबर। चौथा कौन सा है? चौथा है 6 वाला। पांचवा है, यानी कि चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका। छठा हो गया आपसे ऑस्ट्रेलिया, ये छठा हो गया। 7वां हो गया अंटार्कटिका, 1% भी लोग नहीं रहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा किस महाद्वीप पे एक भी लोग निवास नहीं करते हैं, तो वो है अटलांटिका महाद्वीप। कहाँ है? तो ये यहाँ पे है अटलांटिका मैप में। ओके, अब यहाँ पे एक एक महाद्वीप के बारे में दिया गया है, जिसे आप लोग बखूबी से पढ़ लीजिएगा। देखो कुछ फैक्ट्स हैं, जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, केस स्टडी होगा वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं? रटने वाले हैं।
स्टेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से, जनसंख्या के आधार पर सीक्वेंस आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, या क्षेत्रफल के आधार पर पूछ देगा, परसेंटेज के आधार पर पूछ देगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन के लिए। ओके, यहाँ पे आ जाइए आप। अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ये आपका कंसेप्ट का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों है और ग्रीनलैंड द्वीप क्यों है? क्या लगभग ये ग्रीनलैंड से ऑस्ट्रेलिया जो है 4 गुना, ज़्यादा नहीं 4 गुना है। ग्रीनलैंड भी जल के चारों तरफ घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी जल के चारों तरफ घिरा हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप और ग्रीनलैंड को द्वीप क्यों कहा जाता है? इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो भूवैज्ञानिक आधार आप देख सकते हैं। तो पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का अपना प्लेट है, ग्रीनलैंड का है प्लेट नहीं है। ये किस प्लेट पे है? तो ये अमेरिका के प्लेट पे है, उत्तरी अमेरिका के। ओके, इसका आकार भी है, इसे 3.5 गुना ज़्यादा है, बड़ा है। ओके, इसका आकार छोटा है, जो महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता है। अब यहाँ पे सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, अद्वितीय जैव विविधता। यहाँ पे जैव विविधता पाए जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पे जीव जंतु जैसे ध्रुवीय भालू, अटलांटिक लोमड़ी, आर्टिक लोमड़ी, वनस्पति, यही सब पाए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी विविधता नहीं है। अब सांस्कृतिक यहाँ पे पहचान भी है, ग्रीनलैंड का कोई भी मतलब सांस्कृतिक पहचान नहीं है, ज़्यादातर नहीं है। सांस्कृतिक जनसंख्या कनाडा, अमेरिका और रूस के भागों में इसकी फैली हुई है। ओके, तो यही सारी चीज़ है जो कॉन्टिनेंट को निर्धारित करता है, महाद्वीप को निर्धारित करता है। तो ये सारे आप देख लिए। अब यूरेशिया के बारे में पढ़ लें, यूरेशिया और इंडिया। तो यूरेशिया तो आपको पता ही है, यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बन गया? यूरेशिया बन गया। अब यहाँ पे पृथ्वी का कुल सतह का इतना भाग कवर करता है, 36% लगभग। ये आप देख लिए। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, इसका निर्माण आप लोग देख लो, ऐतिहासिक क्षितिज सागर के बारे में देख लो, टक्कर कौन सा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ हो गया। अब यहाँ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, तो ये कहाँ से निकले थे? पैंजिया नामक विशाल महाद्वीप के भाग थे। तो ये धीरे धीरे टूटते टूटते इस प्रकार से महाद्वीप बना। तो महाद्वीप कैसे बना ये सब आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मैं सीधा बिना कुछ देरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो यहाँ पे महाद्वीपीय मर्तगट की चौड़ाई उन तटों पर अधिक होती है जहाँ वलित पर्वत तट समांतर स्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग बताओ, ये सही है या गलत है? अब यहाँ जो पर्वत तट है वो समानांतर होते हैं, ठीक। जैसे मान लो प्रशांत के तट हैं, मैग्र तट संकरे होते हैं, और चौड़े मैग्र तट आर्कटिक या अटलांटिक पर मिलते हैं। किस चीज़ पे मिलते हैं? आर्कटिक या अटलांटिक पर मिलते हैं, ना कि वलित पर्वत पे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको गलत हो गया। अंतः समुद्री कैलियन रूप में वितलीय मैदान में पाए जाते हैं। ये टार्बिडिटी धाराएं द्वारा निर्मित होते हैं। बताओ आप इसका आंसर, ये गलत है कि सही है? ये भी गलत है। ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो गलत मान लो। हालांकि ये सारे फिर से स्टेटमेंट दोहराए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पढ़े हो तो इसे स्किप करो। चौथा, गुटियोस चपेट वाली समुद्र पर्वत जिनका निर्माण महासागरीय प्रपटी के अवतलन और लहरों के अपरदन के संयुक्त प्रभाव से होता है। बिल्कुल होता है। चौथा, महाद्वीपीय उत्थान ढाल के आधार पर
निक्षेपित अवसाद का एक मंद ढाल वाला क्षेत्र है जहाँ प्रवणता अचानक बढ़ जाती है। क्या? प्रवणता अचानक बढ़ जाती है। ये क्या है? गलत है। अब इसका एक आपको मैं नॉर्मल सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया? तट हुआ। क्या हो गया? तट। तट के बाद मग्र तट हो गया, यानी कि सेल्फ जो 1% ढाल होता है वो हो गया। अब होता है उसके बाद मग्र ढाल। क्या? मग्र ढाल यानी कि स्लोप। स्लोप होता है, ये 2 से 5% होता है, जिसे कैरियन यहाँ है। उसके बाद होता है उत्थान, उसके बाद होता है वित्तीय मैदान, एबेसली प्लान। तो ये एक सीक्वेंस में होता है। क्या? ये एक सीक्वेंस में होता है। तो इस सीक्वेंस में ही इसे आप देख सकते हैं। हालांकि रुको, मैं इसका फ़ोटो आपको 1 मिनट में अवेलेबल करा दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोग पहले किसको याद रखेंगे? तट को, उसके बाद मग्र तट को, उसके बाद मग्र ढाल को, उसके बाद उत्थान यानी कि ढाल घटता है, और वित्तीय मैदान यानी कि पूरा समतल। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन? केवल 3 कथन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग बताओ। ये बताओ कौन कौन सा सही है, मिलान करो। कमेंट में इसका आंसर दो आप लोग फास्ट। कुछ तो लॉजिक लगाओ यार आप लोग। चलो पेरू और सबका नहीं पता है। मान लो ये पेरू जलधारा है। क्या? पेरू जलधारा। तो पेरू जलधारा है तो क्या है? तो पेरू जो जलधारा है वो तो पहला नंबर ठंडा है। क्या? ठंडा जलधारा है जो अटकामा को शुष्क रखती है। और वहाँ पे जो अल नीनो है वो वर्ष में गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है जिससे अटकामा में मूसलाधार वर्षा होती है, और अटलामा क्या होता है? ठंडा होता है। तो ये तो हमको लग रहा है सही है। अल नीनो के दौरान तीव्र वर्षा, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन सही है। अब देख लो तीसरा, बेंगुएला जलधारा। तो बेंगुएला जो जलधारा है वो भी ठंडी जलधारा है जो स्थिर होती है, और इसमें नासिब मरुस्थल बनता है, जिससे नासिब मरुस्थल बनता है। तो ये भी सही है। तीसरा देख लो, आयोसियो, ये भी ठंडी, और एक और होता है उसका नाम है क्यूरोसियो। आइरोसियो जो होता है वो ठंड होता है, क्यूरोसियो जो होता है गर्म होता है। जलधाराओं के मिलने से जापान में घना कोहरा बनता है, जिसे कैप्टीन के लिए आदर्श है। घना कोहरा का निर्माण होता है, ये भी सही है। अब अगुलहास जलधारा। अगुलहास जलधारा जो होता है गर्म जलधारा है। यह हिंद महासागर गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर के पास पाया जाता है, और मरुस्थल का निर्माण जैसे काली हनी नाबीम ठंडी जलधारा है के कारण वायुमंडलीय अवतलन होता है। तो यहाँ पे काली मरुस्थल का निर्माण करता है? नहीं करता है, तो ये गलत है। तो कितने युग्म सही है? 3 क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। ये मैं आप लोगों के छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर, हार्मोलाइन परिसंचरण और एकमैन परिवहन की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पे आप लोग विचार करो। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। बी होगा
वो PDF आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे शीतलन के बारे में बताया गया है और पवन के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो उसे पढ़ने के बाद इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, हालांकि ये आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब वायुमंडल के बारे में पढ़ लोगे। महासागर औसतन तापमान, ये भी क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। प्रवाल भित्ति और विरंजक महासागरीय अम्लीय, इसे भी आप लोग रहने दो, इसे करो आप लोग। महासागरीय निक्षेपण, कमेंट में आंसर दो 8 नंबर क्वेश्चन का। देखो पहला जो है टेरिनीज, यह मुख्यतः लाल मृत्तिका को गहरे वितला मैदान में संचित करता है, ये गलत है। ये निश्चित तटों के पास होता है, जैसे रेत कीचड़ वहाँ पे मिलती है। लाल मृत्तिका मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? पेलाजिक में, गहरे समुद्र में पाया जाता है। लाल जो मृत्तिका होता है पानी के भीतर आप जाओगे तब मिलेगा। ओके, बायोजेनस, रेडॉप्स जो कैल्केरियम प्रकृति का होता है। कैल्केरियम प्रकृति का होता है, जो सूक्ष्म जीवों का अवशेष होता है। क्या बोलते हैं उसको यार, टेरोपोड कैरियम, जैसे कैल्शियम युक्त जो होता है वो। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है? सही है। तीसरा जो है वो क्या है? पॉलीमेटिक मैग्नीज, पॉलीमेटिक जो मैग्नीज होता है न्यूडल्स तो पानी में घुलकर खनिज जमने में मदद करते हैं, तो ये भी सही है। हाइड्रोजेनस का मतलब ये होता है। और कॉस्मोजेनस मतलब क्या? इसे मतलब ज्वालामुखीय राख में कॉस्मोजेनक ब्रह्मांडीय धूलकण ये सब आ जाते हैं। तो इसमें कितने युग्म सही है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। हालांकि मैं इसका आंसर बता दूँ, ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गला फंस जा रहा, 1 मिनट। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग 20 तक का जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उन सभी को आप सभी को ही कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आज गला थोड़ा बैठ गया है जिस कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। ओके, नेक्स्ट जो आप लोग का मैं कराने वाला हूँ वो मैं यहाँ से 18 स्लाइड के बाद कराऊँगा। एक दिशा आधारित देख लेते हैं, लास्ट है ये, इसके बाद न्यू टॉपिक आ जाएगा प्रायद्वीप। तो दिशा आधारित देख लेते हैं। मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे खड़े हो पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में। ओके, अब यहाँ से आपके ये उत्तर हो गया यानी कि नॉर्थ, ये जो नीचे आ गए ये दक्षिण हो गया, राइट गए तो पूरब हो गया और लेफ्ट गए तो पश्चिम हो गया। तो लेफ्ट में आपको याद रखना है ये क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आपके जस्ट पास मिडिल में कौन हो गया? अफ्रीका। और यहाँ पे हो गया यूरोप, हालांकि ये इधर थोड़ा चला गया तो इसी को बोला था मिडिल ईस्ट। इधर हो गया एशिया। तो भारत बताओ किस में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ क्लियर हो गया। याद करने का ट्रिक क्या है? अब पश्चिम दिशा में है, पश्चिम को याद करने से डूबता सूरज यहाँ पे ध्यान में रखें। यूरोप और एशिया यूरेशिया बनता है यहाँ पे, ये मैप भी देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीप की अवधारणा कल से स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो लोग यहाँ तक ना कर पाएँ वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और अच्छे से अपने तैयारी को करेंगे। हालांकि मेरा गला बैठ गया है, और आज का क्वेश्चन देख करके उतना टेंशन में ना जाएं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बनवाता हूँ या खुद बनाता हूँ कुछ क्वेश्चनों को, तो वो क्वेश्चन 2026 के पैटर्न पे है। और 2026 के पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो स्टूडेंट के हम टीचरों से भी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए धैर्य रखें, एंजॉय के साथ पढ़ाई करें। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ ही रहेगा, ओके, क्योंकि पढ़ोगे कुछ और यूपीएससी पूछता है कुछ और, सेम वहीं यहाँ पे भी रहेगा। 50% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, जिसके बारे में ना आप पढ़े हो ना आप कभी जानते हो। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं ले रहा है। वैसे क्वेश्चन को मैं कैसे डील करना है वो धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से समझाते चलूँगा। और लगभग इसमें आपके 50 क्लास होंगे, और 50 क्लास में 50, 30, 1800 से 2000 MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वीकली में आके 300 क्वेश्चन, 300-400 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं करा दूंगा, ओके। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और आप सभी कोई टेलीग्राम में जुड़ जाएं, इसी नाम से ध्रुवा ये सब सर्च करोगे। दूसरा टॉपिक ये है कि जिनको भी PDF चाहिए वो मैं एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा कल, या अभी लिख लो आप लोग नंबर, वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें चाहिए। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 9905803623। ये ऑफिशियल नंबर है ध्रुवा इसका। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। और कांटेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं है जल्दबाजी कॉल वगैरह नहीं करना है, तुरंत आपको 24 घंटे के भीतर रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप लोग सभी कोई एनर्जेटिक होंगे, मैं ही थोड़ा लूज पड़ गया हूँ, खैर कोई ना, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक सभी किसी को जय हिंद।